डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। इससे पहले बच्चे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा, तो इंशाल्लाह बच्चे आज हम जा रहे हैं ओजेनेसिस के बारे में। तो ओजेनेसिस क्या है, ओजेनेसिस के प्रोसेस क्या है, ओजेनेसिस में जो ओवा बनते हैं, कितने किस्म के ओवा बनते हैं, कौन से किस्म के ओवा फंक्शनल होते हैं, कौन से किस्म के ओवा फंक्शनल नहीं होते, ओवा की यानी एग की स्ट्रक्चर क्या है, और साथ में दूसरे मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आए बच्चे शुरू करते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस स्टैंड फॉर, oogenesis means the formation of ova, ovum or egg is known as oogenesis। वो अमल जिसके जरिए किसी फीमेल में एग प्रोड्यूस होती है या ओवम प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। इससे पहले बच्चे हमने जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। यहां पर बच्चे हम स्पर्मेटोजेनेसिस के से हट के ओजेनेसिस में हम ओजेनेसिस भी पढ़ेंगे और साथ में हम फॉलिकल की रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। तो आओ बच्चे शुरू करते हैं ओजेनेसिस। हम जानते हैं बच्चे फीमेल में दो ओवरी होती हैं। ओवरी के अंदर पाए जाते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल, जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। इन प्रीमोडियल जर्म सेल को बच्चे हम बोलते हैं स्टेम सेल। स्पर्मेटोजेनेसिस में बच्चे ये स्टेम सेल का लफ्ज हमने नहीं पढ़ा था। यहां पर बच्चे मैं आपको समझाऊं स्टेम सेल क्या होती हैं। किसी भी जानदार में हर वो सेल जिसमें कंप्लीट जानदार के बनने की सलाहियत होती है, ऐसे सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द में जब किसी बंदे को कैंसर होती है या ब्लड कैंसर होती है, और आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड बोन मेरो में बनती है और हम यही बोन मेरो स्पाइनल कार्ड से लेते हैं और रेड स्पाइनल कार्ड से लेते हैं। क्यों लेते हैं रेड स्पाइनल कार्ड? यानी अगर हम कैंसर वाले बंदे के इलाज करते हैं तो इस इलाज के लिए बोला जाता है कि हम एक नॉर्मल बंदे के स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसी वर्टिब्रल कॉलम से हम स्टेम सेल निकालेंगे और अफेक्टेड पर्सन के स्पाइनल कार्ड के साथ जो वर्टिब्रल कॉलम हम उसमें डालेंगे। यह वजह क्या है बच्चे, क्यों ऐसा डॉक्टर बोलते हैं? इसकी वजह यह है बच्चे कि हर जानदार के, हर इंसान के वर्टिब्रल कॉलम में स्टेम सेल पाए जाते हैं और ये स्टेम सेल फर्दर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या एक कंप्लीट टिश्यू बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसलिए बच्चे कैंसर वाले पेशेंट को उसके वर्टिब्रल कॉलम से स्टेम सेल निकाल करके एक अफेक्टेड बंदे के स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द मौजूद वर्टिब्रल कॉलम में डाला जाता है और उससे जाकर के उसमें ब्लड की रिकवरी या ब्लड फॉर्मेशन तेज हो जाती है। तो बच्चे यहां पर मैं स्टेम सेल की बात कर रहा था। हर वो सेल जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट ऑर्गन या कंप्लीट टिश्यू की बनने की एबिलिटी मौजूद होती है, ऐसे सेल को बच्चे हम बोलेंगे स्टेम सेल। तो प्रीमोडियल जर्म सेल स्टेम सेल्स हैं। इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम सेल। तो प्रीमोडियल जर्म सेल के अंदर ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है, यानी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। इसके अंदर माइटोसिस होती है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल प्रीमोडियल फॉलिकल सेल में पाए जाते हैं, यानी इसके इर्द गिर्द फॉलिकल सेल की एक लेयर बन जाती है। उसी वक्त हम इसको प्रीमोडियल फॉलिकल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि ये डिप्लॉइड सेल होते हैं। इसके अंदर जब माइटोसिस वाक़ई होती है तो माइटोसिस की रिजल्ट में प्रीमोडियल जर्म सेल यानी जर्मिनल एपिथेलियल सेल से दो डिप्लॉइड सेल बन जाते हैं, जिसको हम ओगोनिया का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये ओगोनिया भी डिप्लॉइड होती है। इस ओगोनिया में मजीद माइटोसिस का अमल हो करके दोबारा उसमें यानी दोनों किस्म के ओगोनियल सेल, ये वाली सेल भी और इसी सेल में जब माइटोटिक डिवीजन हो जाती है तो इस डिवीजन की रिजल्ट में दोनों सेल डिवाइड हो जाते हैं और हर सेल से दो दो सेल बन जाते हैं। जिस तरह के इस सेल से दो बन गए और इसी सेल से ये दो बन गए।
तो प्रीमोडियल जर्म सेल की डिवीजन से ओगोनिया और ओगोनिया की डिवीजन से मजीद छोटे छोटे ओगोनिया बन जाते हैं। इन छोटे छोटे ओगोनिया को बच्चे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डाटर ओगोनिया। समझ आई बच्चे यहां तक? तो ये था हमारे पास डाटर ओगोनिया तक। अब 4 डाटर ओगोनिया हमारे पास बन गए। जिस तरह आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि डाटर स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं 4, वापस ये चारों में से 3 वापस जर्मिनल एपिथेलियल में चले जाते हैं और एक जो है डाटर स्पर्मेटोगोनिया मजीद स्पर्म बनाने में काम आती है। सेम फीमेल में भी डाटर ओगोनिया 4 में से 3 वापस जर्मिनल एपिथेलियल सेल में शामिल हो जाते हैं। एक डाटर ओगोनिया नेक्स्ट जाकर के अगले स्टेप में शामिल हो जाते हैं। तो बच्चे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ओजेनेसिस हमारे पास 3 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन फेज हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद दूसरा फेज जो है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये जो डाटर ओगोनिया बन गए 4 ओगोनिया बन गए। चारों में से एक डाटर ओगोनिया जब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी साइज उसकी बढ़ जाती है, तो सच टाइप ऑफ ओगोनिया नाउ नोन एज प्राइमरी ओसाइट। जैसा कि बच्चा आपको नजर आ रहा है प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट ने ग्रोथ कर लिया, इसी वजह से बच्चे इसको ग्रोथ फेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें बच्चे, ग्रोथ खुराक न्यूट्रिएंट के गेन करने से होती है। दूसरा फेज खत्म हो गया बच्चे, हमारे पास तीसरा फेज है। अच्छा, तीसरे फेज से पहले बच्चे एक चीज आपको और मैं बताऊं, ये जो पहला फेज और दूसरा फेज हमने पढ़ा, ये वाला फेज फीटल स्टेज में होता है, जब मां के पेट के अंदर बच्चा होता है और ये बच्चा जब उसकी उम्र 6 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते तक हो जाती है, यानी 6 हफ्ते से ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। जब ज़ाइगोट यानी एम्ब्रियो फीमेल होती है, एक बच्ची होती है, उस बच्ची में 6ठे वीक से ओजेनेसिस शुरू हो जाती है और ये ओजेनेसिस ओवरी के अंदर होती है। तो पहले हमारे पास प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं, साथ में प्रीमोडियल फॉलिकल अगेन जब ओस प्राइमरी ओसाइट गेन कर लेते हैं, तो यहां पर फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये कब? बिफोर द बर्थ। ये वाला जो स्टेज है जो आप ग्रीन पट्टी से ऊपर देख रहे हैं, ये जब बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले वाले चेंजेस थे जो कि बॉडी के अंदर हो गए। जो कि दूसरा हमारा जो आपको मैंने बता दिया बच्चे ग्रोथ फेज, जिसमें मैंने प्राइमरी ओसाइट का बताया। ये बच्चे जब ज़ाइगोट यानी एम्ब्रियो डिलीवर हो जाती है, डिलीवर होने के बाद चाइल्डहुड तक ये प्राइमरी ओसाइट जो कि इनएक्टिव ओवरी के अंदर होता है, इस प्राइमरी ओसाइट में मियासिस शुरू हो जाती है और मियासिस का प्रोफेज अरेस्ट कर लेता है, इसको हैंग कर लेता है, इसको रोक देता है। इसी स्टेज पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इंतजार करती है। कब तक इंतजार करती है? जब तक ये बच्ची बालिग नहीं हो जाती, तब तक ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में इंतजार में होती है। जब ये बच्ची यानी इस वक्त कितना अरसा गुजर जाता है? 11 साल से लेकर 14 साल तक बच्ची की उम्र पहुंचने तक ये प्राइमरी ओसाइट फीमेल बच्ची के ओवरी के अंदर, जो कि ये ओवरी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ये अरेस्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। मियासिस का प्रोफेज आगे मेटाफेज में नहीं जाता। जब बच्ची की उम्र बलोगत तक पहुंच जाती है, यानी 11 साल से लेकर 14 साल, मुख्तलिफ बच्चियों में बलोगत यानी पुबर्टी की रेंज मुख्तलिफ होती है। 11 से शुरू होती है, कुछ बच्चियां 11 पे शुरू होती है, किसी की 12 पे, किसी 11.5, 12.5, यानी आखिरी लिमिट है उसका 14 तक ये बलोगतपन जब इख्तियार कर लेती है। उसके बाद ये प्राइमरी ओसाइट
मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज खत्म करके मेटाफेज फर्स्ट में शुरू हो जाता है। तो मैंने बच्चे यहां पर आपको लिखा हुआ है कि फ्रॉम पुबर्टी टू मोनोपाज, ये बाकी स्टेप पुबर्टी से जो है आगे मोनोपाज तक कंटिन्यू रहता है, मोनोपाज पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो आगे बच्चे जाते हैं सेकेंडरी ओसाइट यानी प्राइमरी ओसाइट में मियासिस फर्स्ट का मेटाफेज जब शुरू हो जाता है, एनाफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद जब उसकी साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो रिजल्ट में हमारे पास मियासिस फर्स्ट के रिजल्ट में दो सेल बनते हैं। एक सेल लार्ज इन साइज होती है, दूसरी सेल स्मॉल इन साइज होती है। तो इस कंडीशन में लार्ज सेल को सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं और स्मॉल साइज के सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी या प्राइमरी पोलर बॉडी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर बच्चे पिछले टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि ओजेनेसिस एसिमेट्रिकल है। यहां पर भी बच्चे मैंने लिखा हुआ है एसिमेट्रिकल डिवीजन है। एसिमेट्रिकल डिवीजन ये है कि जब प्राइमरी ओसाइट मियासिस के थ्रू डिवाइड हो जाती है, एक सेल साइज में बड़ी होती है और एक सेल साइज में छोटी होती है, ऐसे डिवीजन को हम एसिमेट्रिकल डिवीजन कहते हैं, जिसमें बराबर साइज के सेल नहीं बनते, जिस तरह के ये नहीं बने। अब सेकेंडरी ओसाइट जब बन गया तो इसी वक्त सेकेंडरी ओसाइट सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर पाई जाती है, यानी प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल नेक्स्ट मियासिस सेकंड में चली जाती है और मियासिस सेकंड के मेटाफेज तक जब ये पहुंच जाती है तो सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड इन मियासिस सेकंड मेटाफेज। ये बच्चे जो आप एरो के ऊपर डबल लाइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब है अरेस्टेड। इसका मतलब यह कि सेकेंडरी ओसाइट यहां पर स्टॉप हो गई, मजीद डिवीजन में हिस्सा नहीं लेती। जब इस कंडीशन के दौरान जब सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तो उससे ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है और ग्राफियन फॉलिकल से एक रिलीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ये मियासिस सेकंड के दौरान जब एग सेकेंडरी यानी ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो गई, फेलोपियन ट्यूब में चली गई, इस कंडीशन के दौरान जब तक एग को स्पर्म नहीं मिल जाता, ये अपना मियासिस सेकंड का मेटाफेज का आगे स्टेप एनाफेज शुरू नहीं करता। जो ही एग के साथ स्पर्म मिल जाता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो गई, ग्राफियन फॉलिकल से एग की रिलीज को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो फॉलिकल जो रह गया उसको हम बोलते हैं कार्पस लोटियम। जो एग रिलीज हो गई, इसी एग के साथ जब स्पर्म मिल गया यानी फर्टिलाइजेशन उसकी हो गई, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमीट की हो गई, तो मियासिस सेकंड का मेटाफेज खत्म होकर के एनाफेज शुरू हो जाएगा। इस दौरान एग के अंदर स्पर्म की न्यूक्लियस नहीं जाएगी और ये एग डिवाइड हो जाती है, दो डाटर सेल में डिवाइड हो जाती है। एक साइज में बड़ी होती है जबकि दूसरी साइज में छोटी होती है। जो बड़ी होती है उसी सेल को बच्चे हम कहते हैं ओटाइड या इमेच्योर ओवम, और साथ में जो दूसरी छोटी बन गई उसको हम बोलते हैं बच्चे सेकेंडरी पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहां पर बच्चे जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, सेकेंडरी ओसाइट के डिवीजन के साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड हो जाती है। दो सेकेंडरी पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडीज जो है वो बना लेती है एक की डिवीजन, एक की फॉर्मेशन के साथ साथ। बाज किताबों में, बाज जगहों पर या बाज टीचर ये कहते हैं कि हमारे पास ओजेनेसिस के दौरान सिर्फ एक पोलर बॉडी बनती है। उसका वजह बच्चे मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और इसकी डिसइंटीग्रेशन की वजह से मजीद सिर्फ एक
ये जो पोलर बॉडी है ये बन जाती हैं, ये खत्म हो जाती हैं। कुछ कहते हैं कि ना जी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, दो डॉटर पोलर बॉडी बनाती हैं और सेकेंडरी ओसाइट की फर्दर डिवीजन के रिजल्ट में एक इमैच्योर एग और साथ में एक और पोलर बॉडी बन जाती है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ओजेनेसिस के दौरान एक एग और 3 पोलर बॉडीज, जिसको हम सेकेंडरी पोलर बॉडीज या एबोर्टिव एग भी कहा जाता है, बन जाते हैं। इस एग के अंदर, एबोर्टिव एग के अंदर साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से ये एबोर्टिव एग जो होते हैं ये अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकती और ये डिजेनरेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है या डाई हो जाती है। डिसइंटीग्रेशन या डिजेनरेशन की वजह से बच्चे ऐसे एग को हम एबोर्टिव एग या ओवम या ओवा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बात रहेगी बच्चे हमारी जो मेन कंपोनेंट है, मेन पार्ट है हमारा, उसको हम बोलते हैं इमैच्योर ओवम या ओटाइड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये ओटाइड के साथ स्पर्म अटैच है, इस एग के अंदर अपनी न्यूक्लियस है, स्पर्म की भी न्यूक्लियस है। जब ये एग मैच्योर हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के काबिल हो जाती है, तो इस एग को हम बच्चे मैच्योर ओवम या मैच्योर एग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब स्पर्म में ये एबिलिटी होती है, एग की केमिस्ट्री में ये एबिलिटी होती है कि स्पर्म के न्यूक्लियस को एग के अंदर दाखिल किया जाए। तो रिजल्ट में बच्चे स्पर्म की न्यूक्लियस एग की न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाती है। जैसा कि बच्चा आप देख सकते हैं, यहां पर ब्लू कलर का न्यूक्लियस एग की न्यूक्लियस है और ब्लैक कलर का न्यूक्लियस स्पर्म की न्यूक्लियस है। जब स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर आ जाता है तो यहां पर बच्चे आप देख सकते हैं कि स्पर्म के अंदर एग के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए, एक ब्लैक स्पर्म वाली न्यूक्लियस, एक ब्लू उसकी अपनी न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन में एग को हम बोलते हैं जाइगोट और इस प्रोसेस को हम बच्चे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और इस एग की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ओजेनेसिस, क्योंकि इस पूरे स्टेप का एंड प्रोडक्ट हमारे पास ओवम या एग ही था और ये एग जो है बन गई। और आखिर में वो जो फॉलिकल की बात हम कर रहे थे बच्चे, जो रहने वाला फॉलिकल था जिसको हम कार्पस लूटियम कहते हैं, ये कार्पस लूटियम बिल आखिर ग्लैंडुलर कार्पस लूटियम में तब्दील हो जाता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन को खारिज करता है और ये जाइगोट आगे फैलोपियन ट्यूब में जा करके यूट्रस के अंदर, वुम्ब के अंदर इम्प्लांट होने की कोशिश करता है। तो अब बच्चे ये तो था हमारा एग के बारे में, कुछ एग फॉर्मेशन के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं एग किस चीज की बनी होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग हम पढ़ते हैं या ओवम हम पढ़ते हैं। तो आए बच्चे, अगर हम एग की स्ट्रक्चर को लाइट माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो एग के बाहर एक इर्रेगुलर जिली लाइक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये जो आपको रेड कलर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है इर्रेगुलर फॉर्म में, जिली लाइक फॉर्म में, इसको बोलते हैं बच्चे कोरोना रेडिएटा। दूसरी बात, इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं। इन ब्लैक स्पॉट को बच्चे हम बोलते हैं फॉलिकल सेल्स। तो काफी सारे फॉलिकल सेल होते हैं दैट सराउंड द एग। जो यहां पर बच्चे हम बात कर रहे थे प्राइमरी फॉलिकल या सेकेंडरी फॉलिकल, यही फॉलिकल्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद फॉलिकल के अंदर की तरफ आपको ग्रीन कलर की एक लाइन नजर आती है, एक मेम्ब्रेन नजर आती है, उसको बोलते हैं जोना पेलियोसेडा। जोना पेलियोसेडा के अंदर की तरफ आपको ब्लू लाइन नजर आती है, उसको बोलते हैं वाइटेलन मेम्ब्रेन या बच्चे हम एग मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बच्चे इसके लिए हम ओलेमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ब्लू कलर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या बच्चे चूंकि ये एग का साइटोप्लाज्म है या ओम का साइटोप्लाज्म है, इसको बोलते हैं ओप्लाज्म। ओप्लाज्म के अंदर आपको रेड कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आता है, उस रेड कलर के स्ट्रक्चर को हम बच्चे बोलते हैं जर्मिनल वेजिकल।
और जर्मिनल वेसिकल को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यहां पर हम उसके लिए जर्मिनल वेसिकल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बच्चे जर्मिनल वेसिकल यानी न्यूक्लियस के अंदर ब्लैक कलर का स्पॉट आपको नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल स्पॉट या न्यूक्लियोलस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी बच्चे एक का स्ट्रक्चर। अब कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मैं एंड में आपको वो बताऊंगा। ओजेनेसिस में बच्चे हमने 3 स्टेप पढ़े। मल्टीप्लिकेशन, जिसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल ओगोनिया और डॉटर ओगोनिया में डिवाइड हो गई। फिर उसके बाद ग्रोथ फेज, जिसमें प्राइमरी ओसाइट यानी ओगोनिया ने अपनी न्यूट्रिएंट गेन करके साइज में बढ़ गई, ओस प्राइमरी ओसाइट बनाया। फिर उसके बाद मैच्योरेशन फेज, ये सेकेंडरी ओसाइट आगे जा करके उसने क्या कर दिया जी, ओटाइड बनाया, ओटाइड से ओवम बनाया और ओवम से एग बना दिया। यानी फॉलिकल जो है मिच्योर हो करके ग्राफियन फॉलिकल से आगे कार्पस लूटियम ही बन गया। तो ये तो बच्चे ओजेनेसिस और एग का स्ट्रक्चर। अब बच्चे आपको मैं एक चीज और बताऊं, इन फीमेल फीटस 16 to 8 वीक अप टू 16 to 8 वीक स्पर्मेओजेनेसिस शुरू होता है। किसी फीमेल में छठे हफ्ते से लेकर के 8वें हफ्ते तक ओजेनेसिस शुरू होता है। उसके बाद 20वें हफ्ते तक 6 to 7 मिलियन ओगोनिया पैदा होती है। ये ओगोनिया जिसकी हम बात कर रहे थे बच्चे, ये 20वें हफ्ते तक एक फीमेल बच्ची के ओवरी के अंदर 6 मिलियन से लेकर 7 मिलियन ओगोनिया पैदा हो जाती हैं। उसके बाद 20वें हफ्ते के बाद ओगोनिया डिजनरेट हो जाती है। ये ओगोनिया कसीर तादाद में होती है, यानी 6 से लेकर 7 मिलियन ओगोनिया होती है, डिजनरेट हो जाती है। क्यों डिजनरेट हो जाती है? खुराक की डिफिशिएंसी की वजह से, या रेडिएशन यानी म्यूटेशन की वजह से, या टेंपरेचर की वजह से, या दूसरे मुख्तलिफ फैक्टर की वजह से ओगोनिया डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। और इस डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को एट्रेसिया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद बच्चे तकरीबन 2 मिलियन ओगोनिया रिमेन इन ओवरी। 20वें हफ्ते के बाद ओवरी के अंदर 2 मिलियन ओगोनिया जो है वो रहती है। इन 2 मिलियन ओगोनिया में पुबर्टी के वक्त, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, बलोगत के वक्त 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट यानी ओगोनिया जब मैच्योर हो जाती हैं, खुराक गेन कर लेती हैं, तो उसको बच्चे हम प्राइमरी ओसाइट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो 2 मिलियन में से 60,000 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट ओवरीज के अंदर, दोनों ओवरीज की बच्चे मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर वो रह जाती हैं। अब 60 से 80,000 प्राइमरी ओसाइट में 400 प्राइमरी ओसाइट, 400 ओसाइट मैच्योर हो जाते हैं एक फीमेल के अंदर। पूरी लाइफ यानी बच्चे बलोगत से लेकर इस रेंज से लेकर एग की फॉर्मेशन तक तकरीबन 400 प्राइमरी ओसाइट मैच्योर हो जाते हैं और ओव्यूलेट हो जाते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम के दौरान। तो ये था बच्चे 400 में से। पाकिस्तान के अंदर की जो हम बात करते हैं, तकरीबन बच्चे किसी एक आम आदमी के 5 से लेकर 7-8 तक बच्चे होते हैं। और इसी पूरे लाइफ के दौरान ज्यादा से ज्यादा 20 एग रिलीज हो जाते हैं, 20 एग रिलीज हो जाते हैं, या 20 से 30 तक एग पूरे लाइफ के दौरान जो है वो रिलीज हो जाते हैं हर मंथ में। तो इसी वजह से हम बच्चे कहते हैं कि 400 प्राइमरी ओसाइट, इसमें कुछ प्राइमरी ओसाइट एग में डेवलप हो जाते हैं, ज़ाइगोट में डेवलप हो जाते हैं, और कुछ जो है वो बच्चे बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिलीज हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। एक चीज बच्चे और आपको मैं बताऊं, फॉर्मेशन ऑफ ओगोनिया इज नोन एज ओगोनियोजेनेसिस, व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ ओसाइट्स, प्राइमरी ओसाइट या जनरली ओसाइट, इज नोन एज ओसाइटोजेनेसिस। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ओजेनेसिस का पूरा यानी पूरे 3 स्टेप हमने पढ़ लिए 1 by 1। फिर उसके बाद बच्चे हमने उसके साथ साथ
फॉलिकल डेवलपमेंट भी हमने पढ़ा एज के साथ साथ। उसके बाद बच्चे हमने एक के स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा, साथ में दूसरे मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन भी हमने पढ़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।